नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का इम्तिहान जो है वो 20 नवंबर को होगा, यानी कि वोट 20 नवंबर को डाले जाएंगे और नतीजे ठीक 3 दिन बाद यानी कि 23 नवंबर को आएंगे। लेकिन उससे पहले आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नेताओं में जुबानी जंग जारी रही। एक दूसरे पर जमकर तीखे बयानों के तीर छोड़े गए। खरगे ने बीजेपी आरएसएस को देश में सबसे खतरनाक तो बताया ही, साथ ही जहरीला सांप भी कह दिया। राहुल गांधी ने भी अपना सियासी सेफ यानी कि तिजोरी खोली और एक है तो सेफ है के नारे का नया वर्जन लॉन्च कर दिया। तिजोरी से 2 पोस्टर निकाले। एक पोस्टर अडानी और पीएम मोदी को टारगेट कर रहा था, तो दूसरा पोस्टर जिसमें धारावी का नक्शा था। राहुल गांधी ने नारा दिया कि मोदी अडानी एक हैं तभी धारावी प्रोजेक्ट सेफ है। बीजेपी ने भी जवाब देने में देर नहीं की और एक हैं तो सेफ हैं, राहुल गांधी फेक हैं से पलटवार कर दिया। राहुल ने मोर्चा खोला तो उद्धव कहां पीछे रहने वाले थे। उनकी अदावत फडणवीस से चल रही है तो उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे नारे पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर किसी ने मुंबई पर नजर डाली तो हम उसको काटेंगे। यानी महाराष्ट्र चुनाव से पहले जो बात बटेंगे तो कटेंगे से शुरू हुई थी वो अब काटेंगे तक भी पहुंच गई है। भले ही चुनाव प्रचार खत्म हो गया, लेकिन इन नारों और बयानों का वोटिंग पर कितना असर पड़ेगा, इसी मुद्दे पर करेंगे डिबेट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि प्रचार खत्म हुआ लेकिन जुबानी जंग बड़ा मुद्दा रहा। क्योंकि महाराष्ट्र में आखिरी दिन जुबानी जंग और जहरीली हो गई। बटेंगे तो कटेंगे से बात काटेंगे तक पहुंच गई। खरगे ने बीजेपी आरएसएस को देश के सबसे खतरनाक और जहरीला सांप बताया। और डिबेट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक है तो सेफ है नारे का राहुल गांधी ने नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। तो ठोकेंगे इन तमाम सारे मुद्दों पर ताल और पूछेंगे सवाल, लेकिन पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। बीजेपी और आरएसएस जहर के जैसा है, तो इसलिए जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी सुभान अल्लाह। मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी बोल रहे हैं मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी सांप बोल देता हूं। अरे बीजेपी सांप नहीं है, साफ है, साफ। ये मोहब्बत की दुकान है या ये नफरत के भाईजान है जिनकी जुबान में केवल नफरत का सामान है। मतलब एक प्रकार से जनता को उन्होंने जहरीला सांप कहा है। जिसे ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अडानी जी एक साथ खड़े हैं। एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। मी देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे। अब बांग्लादेशी मुस्लिम, रोहिंग्या मुस्लिम हमला कर रहे हैं तो उद्धव ठाकरे बेटा हिंदू रक्षकों को काटने की बात कर रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, अपीजमेंट की राजनीति करते हो और जो धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात करते हो, वह बांटने का काम तो उन्होंने पकड़ा है। एक है तो सेफ है, बटो मत, बटे थे तो कटे थे। बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम नहीं। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है। चलिए, हमेशा की तरह डिबेट में हमारे साथ कुछ खास मेहमान आज भी जुड़ रहे हैं। मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं डिबेट शुरू करने से पहले। भारतीय जनता पार्टी से शाजिया इल्मी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता। इसके अलावा कांग्रेस से प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय अजमेरा हैं प्रवक्ता एनसीपी शरद गुट से। संजय गुप्ता हैं नेता शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से। विजय त्रिवेदी साहब यहाँ वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा दानिश कुरैशी साहब हैं, एमआईएम के प्रवक्ता हैं आप। और शिवसेना शिंदे गुट से सुशील व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं ताल ठोके में सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सबसे पहले रुख शाजिया इल्मी का करता हूं। शाजिया इल्मी, ये जो बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे बीजेपी ने जाल फेंका था, मैं मानता हूं कि सभी पार्टियों को आप उसमें फंसाने में, उसमें ट्रैप करने में तो कामयाब रहे, लेकिन जानकारों का आकलन बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा नहीं। आप ही के अजीत पवार साहब ने कह दिया कि ये बटेंगे तो कटेंगे, यहां नहीं चलेगा। देखिए, हम सब ने सुना है
योगी जी का बयान भी, और अभी भी हमने सुना कि शिंदे जी का क्या कहना है, देवेंद्र फडणवीस जी का क्या कहना है, अजीत जी का क्या कहना है, प्रधानमंत्री जी का कहना है, और कल ही हमने सुना था राजनाथ जी का क्या कहना है। और बहुत ही साधारण सी बात है, कोई भी किसी को काटने की बात नहीं कर रहा है, और ये भारत टुकड़े टुकड़े गैंग, उसका काम सिर्फ तोड़ना है। तो उसको ये मत कहिए कि कोई भी किसी को काटने की बात नहीं कर रहा। आज उद्धव जी ने कर दी है काटने की बात भी। जी, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी बात कर दी है कटने की, और उन्होंने भी कह दिया है कि सांप को मारे जाना चाहिए, और किसको वो सांप कह रहे हैं वो कह भी दिया उन्होंने, तो वो खैर अलग बात है। लेकिन साथ रहना और एकता की बात करना और देश को मजबूत रखना, मुझे लगता नहीं उसमें भी कोई भी दिक्कत है। और अगर योगी जी ने कहा एक रहेंगे नेक रहेंगे, कटेंगे तो बटेंगे, तो कौन काटने की बात कर रहा है? और अगर बटने की बात पहले आती है ना, कटने की है, तो बांटने की कोशिश कौन कर रहा है? मुझे लग रहा है कि वो इंसान जो बांटने की बात कर रहा है उसको ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है, और इसलिए वो ज्यादा हसास है, सेंसिटिव हो रहा है। क्योंकि क्यों आप बांटेंगे लोगों को? और वही कहा जा रहा है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एक रहोगे सेफ रहोगे, समुदाय की तरह, देश की तरह एक रहोगे तो सेफ रहोगे की एक नई तस्वीर राहुल गांधी ने जारी भी की है शाजिया आज। जी, दरअसल वो जो सेफ है ना, तो सेफ अलमारी को भी कहते हैं। ये कांग्रेस की जो तिजोरी है ये बंद हो गई है, और पूरा देश जो है वो सेफ है इनकी लूटपाट से। तो ये लूट येंस दिल्ली वाले हैं, ये आप देख रहे हैं कि उनको किस तरह से अलग थलग करके वो तिजोरी पे ताला लगाकर, ये जो सेफ थी ना वो सेफ उनकी बंद हो गई है, और लेकिन देश जरूर सेफ हो गया है। तो मुझे लगता है कि उनका जो ये बहुत कोशिश कर रहे थे एक तरह से पन बनाने की या व्यंग करने की, ये उनके ऊपर ही पड़ा है। और दूसरी जरूरी बात, राहुल गांधी जी के संदर्भ में और आज की मीटिंग के संदर्भ में जिन्होंने कहा है, शरद पवार जी की जो मीटिंग हुई थी अडानी जी के साथ, उन्होंने वो तस्वीरें देखी होंगी। लेकिन मैं एक बार फिर से राहुल गांधी जी को ये बयान पहुंचाना चाहती हूँ, या उनके जो भी दरबारी हैं या उनके जो भी सलाहकार हैं या उनके प्रवक्ता हैं वो पहुंचा दे। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि गौतम अडानी देश हित में काम कर रहे हैं और वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमें उनको विलेन नहीं बनाना चाहिए, मैं उनके साथ खड़ा हूं और रहूंगा। ये बात खुद शरद पवार जी ने बाकायदा गौतम अडानी जी के साथ कही। पहले वो उनसे मिले और उसके बाद उन्होंने बयान दर्ज किया। तो बहुत जरूरी है कि राहुल गांधी इस बात को समझें और दोहराएं। और अगर उनको बहुत ही दुश्वारी है तो तेलंगाना में अपने सीएम को बर्खास्त कर दें, अशोक गहलोत को भी, अब तो खैर वो रहे नहीं वहां के, लेकिन जो भी पद है उससे बर्खास्त कर दें। हाँ, क्योंकि सबसे अडानी मिल चुके, वो इस वक्त जो पूरा अलायंस है उनका महाविकास अघाड़ी से भी हट जाएं, क्योंकि शरद पवार अभी भी उनके साथ खड़े हैं महाराष्ट्र के चुनाव में। अब मुझे पता नहीं शाजिया कि अखिलेश प्रताप सिंह की बात राहुल गांधी कितना सुनते हैं, क्योंकि आज वो हमारी डिबेट में हैं और आपने कहा कि कांग्रेस का कोई प्रवक्ता राहुल जी को जाके ये बात याद दिला दे। और अच्छी बात ये भी है कि अखिलेश जी लखनऊ से जुड़ रहे हैं, उस लूटियंस में नहीं रहते जिसकी शाजिया ने बात की। लेकिन बात तो ठीक है अखिलेश प्रताप सिंह जी की, कांग्रेस को ये ध्यान रखना चाहिए कि जहां जहां उसकी सरकारें रहीं, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, और अभी हालिया मामला तेलंगाना में सामने आया है जहां अडानी साहब सीएम साहब से मिलने के लिए पहुंचे, तो कम से कम एक है तो सेफ है का ये पोस्टर तो रिलीज ना करते और फिर शरद पवार साहब की बात, उनका बयान याद दिला रही है शाजिया। तो ये तो नहीं चला, मुझे लगता है तो फ्लॉप हो जाएगा। और फिर बीजेपी ने इसके जवाब में कह भी दिया कि एक है रहेंगे तो सेफ रहेंगे और राहुल गांधी फेक रहेंगे। देखिए, अब देश को बताने की आवश्यकता नहीं है कि मोदी जी किसके लिए काम करते हैं या बीजेपी किसके लिए काम करती है। पिछले 10-10.5 सालों से मालिक तो इनका एक ही है, अडानी। और कांग्रेस पार्टी और राहुल जी सभी लोगों ने बार बार यही कहा है कि मोनोपोली नहीं होनी चाहिए बिजनेस में। मोनोपोली पे आपत्ति है, सबको फेयर मौका मिलना चाहिए, हर इंडस्ट्रियलिस्ट को। मनमोहन सिंह से समय मिला और देश में सैकड़ों लोग अरबपति बिजनेस बढ़ा करके हिंदुस्तान को में बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया, हमारी इकोनॉमी को मजबूत किया। आज भी जब हम बात करते हैं किसी अडानी की, तो उस तथ्य और उसके जो लाभ हानि कहिए या जो उसके गुण भी अवगुण के आधार पे हम कहते हैं। धारावी प्रोजेक्ट का जिक्र किया या जहां जहां अडानी जी को क्या चाहिए,
झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, पूरा देश हो, सब अडानी जी को समर्पित है। हिंदुस्तान को अडानिस्तान नहीं बनने देना है। बात यही है कि मोदी जी इस देश की जनता की फिक्र नहीं करते हैं। उनके लिए कानून बनेगा, चाहे कृषि कानून हो, चाहे हवाई जहाज का। अडानी जी प्रोडक्ट क्या बनाते हैं? क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? हिंदुस्तान का हर संपदा, हर सरकारी संपदा उनको समर्पित कर दी गई। इतने बड़े टाइकून बन गए। पहले होता क्या था, देखिए गांव में कहावत थी, टाटा हुए, बाटा हुए, बिरला हुए। ये हम लोग छोटे थे तो इनका टाटा खेती किसानी से लेकर के खुरपी, फावड़ा, तसला, गईता, बाल्टी से लेकर के रेल के इंजन तक सब चीज बनाते थे। बाटा पहनने वाली चीज बनाते थे। बिरला जो हमारे समाज में दिनचर्या चीजें हैं, वो हमारे उपयोग की चीजों को सस्ते दामों पे बना करके उनकी विश्वसनीयता होती थी। इन जनाब की क्या है भाई, कौन सी चीज बनाते हैं ये कोई नहीं बता पाता है। और सरकार इनके इशारे पर रहती है। पूरा इसमें बार बार इस चीज को कहने का आवश्यकता भी नहीं है कि अडानी जी की आगे साहब सरेंडर, साहब जो है सरेंडर बहादुर रहते हैं। मैंने बहुत पहले कहा कि कोई बिजनेसमैन के गुण दोष के आधार पे हम उसकी समीक्षा करते हैं। अरे तो भाई, तो शरद पवार से क्यों नहीं कहते हैं बात? हमसे क्यों बता रहे हैं? तो भाई ये तरीका नहीं है। बीच में नहीं किया, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आपने नहीं, तरीका नहीं कि आप, अरे आप इनको बोलिए, आपने डिस्टर्ब नहीं किया। आपको बोलने दूंगा अखिलेश जी, आप बोलते रहिए। आप शरद पवार मैं इस तरह बात करता ही नहीं। सब क्यों नहीं कह पा रहे हैं बात? मुझे क्यों सुना रहे हैं? अरे मैं नहीं सुनना चाहती ना शरद पवार। मतलब मैं शाजिया में पूछ लेता हूं। देखिए शाजिया इल्मी कह रहे हैं अखिलेश जी कि ये बात जो आप शाजिया को सुना रहे हैं, ये आप अपनी सहयोगी एनसीपी को क्यों नहीं बताते? देखिए हम सबको बता रहे हैं कि अडानी मोदी जी अडानी के लिए काम करते हैं। हाँ। इस देश में यही तो आरोप लगता है। हाँ। यही तो बात होती है कि सरकार की सारी संपदा। तो फिर तेलंगाना के सीएम के पास अडानी जी को क्या मोदी ने भेजा था? नहीं, मुझे ये बताइए अखिलेश जी। मैंने आपसे, देखिए आप लोग जब कुतर्क करते हैं तो थोड़ा सा, ये कुतर्क नहीं है, ये कुतर्क नहीं है। आप खारिज कर दीजिए कि अडानी साहब की मुलाकात नहीं हुई है, तेलंगाना सीएम से अडानी की मुलाकात नहीं हुई। आप खारिज कर दीजिए, इसमें कुतर्क क्या है? अरे सुन तो लीजिए। हाँ सुनाइए। आपने अब सुना ही नहीं पा रहे हैं। ये तो पूछा नहीं मुलाकात हुई कि नहीं हुई। सुना ही नहीं पा रहे। मुलाकात आप पहुंच ही नहीं पा रहे। सुन लीजिए, बोल रहे हैं। आप इधर उधर घूम रहे हैं, शाजिया सुन लीजिए। रहे हैं आप, ये बौखला चुके हैं बीजेपी। ये नहीं बता पा रहे हैं आप। बीजेपी के लोग बौखला चुके हैं। अरे आप बताइए, शरद पवार को क्यों नहीं बता पा रहे हैं? आप हो चुके हैं। अरे भाई शरद पवार जी को क्यों नहीं बता पा रहे हैं? मुस्कान जी इन्हीं से बात कर लीजिए। नहीं, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। अखिलेश जी बोलिए, बात पूरी कीजिए, बाकी मेहमानों के पास भी जाता हूँ फिर मैं। बोलिए। तेलंगाना की सरकार ने सरेंडर नहीं किया है अडानी के आगे। वहां पे पूरा प्रदेश उनको नहीं सौंपा है। अच्छा। वहां पे उनके लिए मोनोपोली के लिए कोई ऐसा कानून नहीं बनाया है। बिजनेस करें, बिजनेस करने से किसी ने नहीं रोका उनको। यहाँ पे कौन सा कानून बना है? वो बिजनेस करें, कॉम्पिटिटिव बिजनेस करें। यहाँ पे तो हर चीज के लिए उनके लिए कानून में परिवर्तन कर दिया गया। एयरपोर्ट मोनोपोली नहीं होगी, नियम था, बदल दिया गया। पोर्ट नियम बदल दिए गए। हर जगह नियम। कृषि कानून किसके लिए बना था? या धारावी कहा जो भी हो, कह देंगे तो हो जाएगा। देखिए आज के तारीख में कोई ये कहे कि हम बहुत कर रहे हैं, केंद्र की सरकार बीजेपी, दोनों बातें नहीं यार ये नहीं। शाजिया बोल लेने दीजिए। नहीं, आप दोनों तरफ की बात कर रहे हैं। नहीं, आप काउंटर कीजिएगा, अपनी बारी पे कीजिएगा। मुझसे ज्यादा बोले ये। इन्होंने पूरी भाषण दिया है। मैं तो मौजू पर मैंने बात की है। इन्होंने दुनिया भर की बातें कही हैं। हाँ। लेकिन अभी तक नहीं बता पा रहे कि शरद पवार को क्यों नहीं घेर रहे हैं। अच्छा, मैं खुद ही पूछ लेता हूँ। प्रणय अजमेरा हमारे साथ है एनसीपी से। सुनिए, मैं पूछ लेता हूँ। प्रणय अजमेरा जी से पूछ लेता हूँ। प्रणय अजमेरा जी, शरद पवार अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं अडानी साहब को लेकर के, लेकिन आपकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस के सुर उससे बिल्कुल अलग हैं। और आज तो सेफ में से तस्वीर भी निकल आई राहुल गांधी का, जो सेफ था उसमें से उन्होंने बता दिया कि एक हैं, तो कैसे सेफ हैं? देखिए अनुराग भाई, गौतम अडानी जी देश के जाने माने बिजनेसमैन हैं और निश्चित रूप से अगर किसी राजनीतिक परिवार के उनसे अच्छी मित्रता है, संबंध है,
तो इसमें क्या गलत है? और ये बात तो हमने कभी कोई छुपाई नहीं। हमारे साहब ने, हमारी वरिष्ठ नेता सुप्रियताई ने कभी भी इस बात से खंडन थोड़ी किया है, कोई छुप के थोड़ी मिले हैं। जो है जनहित में जारी है, जगजाहिर। आज जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी जी ने विषय निकाला है, वो एक राजनीतिक मुद्दा है। राजनीतिक मुद्दा और पारिवारिक विषय दोनों बहुत अलग अलग बात है। और हमें तो हमेशा से सिखाया गया है, हमारी पार्टी की ये संस्कृति है। देखिए अनुराग भाई, शाजिया बहन बड़ी बहन है हमारे, एक बात मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस चुनाव में हर पार्टी के नेता ने कुछ ना कुछ ऐसी बयानबाजी की जिससे राजनीतिक परिस्थिति दुमिल हुई, दुखद हुई। किंतु आप एक ऐसा नेता हमारी पार्टी का दिखाइए जिसने कोई ऐसी बयानबाजी की हो जो आउट ऑफ बिलो द बेल्ट हो या किसी का मन दुखाने वाली। हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, हम किसी की पर्सनल लाइफ पर नहीं जाते, किसी को भी पर्सनल कटाक्ष नहीं करते। और इसी विषय पर भी यही हमारा स्टैंड है कि अगर कोई मुद्दा राजनीतिक तौर पर उठाया गया है, चुनाव में जो उठाए गए अनेकों मुद्दे हैं उनमें से एक है। लेकिन प्रणय जी, आपके सहयोगी तो काटने की बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी भले ना कर रही हो, लेकिन जिनके साथ आप खड़े वो तो काटने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो उनके जिन सहयोगी ने इस प्रकार की बात की है, उनके प्रवक्ता माननीय संजय गुप्ता जी इस पैनल में। हाँ, मैं पूछूंगा उनसे बात कीजिए। आज तो सर आप भी जानते हैं अनुराग भाई कि सवेरे से हम प्रचार में लगे हुए हैं। आज प्रचार का आखिरी दिन है, बस कुछ ही मिनटों में प्रचार खत्म हो गया है। तो हम तो उसमें लगे हुए थे। और निश्चित रूप से अगर किसी पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता कोई बयान देता है तो उस पार्टी का प्रवक्ता की उसकी जवाबदेही होती है। मैं कैसे जवाब दे सकता हूं? आपने हमारे नेता के संदर्भ में एक प्रश्न पूछा, मैंने उसका उत्तर बामुश्किल एकदम साफ साफ दिया हुआ है। पर मेरा प्रश्न और है कि यही एक मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। चुनाव में अनेकों ऐसे बेधड़क मुद्दे भी लाए गए हैं जिसके ऊपर चर्चा हुई जो नहीं होनी चाहिए थे, और उन्होंने पूरे चुनाव को टेक ओवर कर लिया, जबकि मुद्दा विकास पर होना चाहिए था। पर अनफॉर्चुनेटली भाजपा और महायुति के चलते विनाश के मुद्दों पर हम ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। जी अच्छा, अब जैसा कि आपने कहा संजय गुप्ता से पूछा जाना चाहिए। संजय गुप्ता जी, आप मानते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे में ट्रैप हो चुकी हैं सभी पार्टियां, और नतीजा ये निकला कि आज उद्धव ठाकरे के मुंह से भी निकल गया कि बटेंगे कटेंगे फटेंगे या नहीं चलेगा, बल्कि जो भी महाराष्ट्र पर नजर डालेगा उसे हम काटेंगे। मतलब वो एक कदम आगे बढ़ गए उसमें ट्रैप होके। देखिए, ये चुनावी दौर के अंदर नारों का जुमला है, और कटेगा का मतलब यहाँ वोट से है। यहाँ कोई केक नहीं काटना, यहाँ कोई जमीन नहीं काटनी, यहाँ कुछ और नहीं काटना। राजनेताओं के लिए काटने का मतलब वोट से है, क्योंकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों ने काम नहीं किया, इसलिए उनके वोट उनको नहीं मिलेंगे, वो हमको मिलेंगे, और हमको मिलेंगे तो इनके वोट कटेंगे। तो इस काटने के मतलब को वोट से देखा जाए, इसको किसी और चीज से ना देखा जाए। तो काटने का मतलब वोट है। हाँ, मतलब ये देखिए, राजनीति में तो वोट ही है ना, वोट ही से सरकार बनती है, वोट ही से सरकार गिरती है, और जिसकी सरकार होती है वही आगे ये निर्धारित करता है कि क्या काम किस तरह से रहेगा। तो अपने मापदंडों पर काम करने के लिए हर राजनेता काम करता है ताकि लोग उसको वोट दें, वो वोट कटे ना। तो इस कटने के बात को वोट से देखा जाए, इसको दूसरी तरफ से ना देखा जाए। ठीक है। और अब ये जो शहजाद पूनावाला जी कह रहे हैं कि आप दिखा रहे हैं लगातार के हाँ, उन्होंने कहा मुस्लिम कट्टरपंथ के आगे कांग्रेस नतमस्तक है। कांग्रेस नतमस्तक है एक अलग बात है। देखिए, हमने तो अपने किसी भी मुद्दे को हमने नहीं छोड़ा, भले ही कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा, मगर शिवसेना ने, संजय राउत जी ने, उद्धव जी ने अपने नेचर को कभी नहीं बदला, और उनकी गलतियों पर अभी शाजिया याद दिलाएंगी बाला साहब ठाकरे कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर या कांग्रेस को लेकर क्या राय रखते थे? फिर यही होता है डिबेट। मैं बता देता हूं नहीं, इस विषय में मैं बताता हूं। साजिद जी तो बोल चुके हैं, इनके प्रवक्ता भी बहुत बोल चुके हैं। गठबंधन की बात यह कि बाला साहब ने कांग्रेस के साथ कई बार गठबंधन किया। ऐसा नहीं है गठबंधन किया, उन्होंने ये कहा था कि मैं अपनी शिवसेना को कांग्रेस नहीं होने दूंगा, यानी कि मैं विलय नहीं होने दूंगा। तो उद्धव जी ने किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस के साथ विलय नहीं किया है। ना तो उन्होंने वीर सावरकर जी के मुद्दे को छोड़ा, ना उन्होंने आपका हिंदुत्व को छोड़ा। अरे उनके पास शिवसेना ही नहीं रही। आप विलय की बात कर रहे हैं, उनके पास शिवसेना ही नहीं रही। आप किस विलय की बात कर रहे हैं? देखिए, शिवसेना का मतलब ठाकरे परिवार से है, नहीं वो ठीक है, शिवसेना से नहीं है। वो आपकी भावनाएं मैं समझ रहा हूं। भावना नहीं, ये बात भी है। ये देखा नहीं आपने लोकसभा के चुनाव में, और अब की बार रिजल्ट जो आएगा, असली रिजल्ट तो अब आएगा कि
महाराष्ट्र के अंदर बाला साहब ने जो 50 साल काम किया, बाला साहब ने जो भी चीजें की, बाला साहब ने पूरे देश में त्याग किया, बीजेपी को आगे रखा, इनकी सरकार बनवाई। आज इन्होंने उन्हीं की पार्टी को तोड़ दिया, उन्हीं की पार्टी। अब ये जनता फैसला करेगी महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र की जनता फैसला करेगी कि जो इन्होंने किया अपने उस साथी के साथ जिसने इन्हें 25 से 30 साल दिए, इनका देश में संगठन बनवाया, उनके साथ इन्होंने जो किया, अब ये फैसला महाराष्ट्र की जनता करेगी कि बाला साहब के असली उत्तराधिकारी कौन है। और बाला साहब के असली उत्तराधिकारी उद्धव जी हैं। हाँ। मतलब एक तो पार्टी तोड़ी इन्होंने, उनकी जिनकी पार्टी इन्होंने बनाई, और फिर उसके बाद आज आरोप लगाते अनगल के अपने हिंदुत्व में नहीं रहे, इनका पॉलिटिकल कन्वर्जन हो गया। सुशील व्यास जी, आपने देखा संजय गुप्ता कितना सेफ खेल रहे थे, और सबसे बड़ी बात कि इसी सेंटिमेंट को लेकर के वो इस बार चुनाव में हैं कि हमारी पार्टी तोड़ दी, हमारी पार्टी तितर बितर कर दी, असली को नकली घोषित कर दिया। आपको लगता है कि महाराष्ट्र की जनता, जो महाराष्ट्र के लोग हैं, वो इस सेंटिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं? क्योंकि अभी अभी उन्होंने कहा कि शिवसेना का मतलब है ठाकरे परिवार। अनुराग जी नमस्कार। नमस्कार। अब शिवसेना का मतलब आदरणीय बाला साहब ने जब स्थापना की तब कहा था कि मेरा हर एक शिवसैनिक 80% समाज कार्य करेगा और 20% राजनीति करेगा। तो वो है मतलब, वो है विचारधारा। और वर्तमान एकनाथ राव जी शिंदे के नेतृत्व में 2.5 साल से जो भटक गए थे हमारे उद्धव जी, उसको वापस लाइन पे लाके एकनाथ राव जी ने विकास की तरफ महाराष्ट्र को बढ़ाया है। और जिस तेजी से विकास हुआ है महाराष्ट्र में, जन कल्याण के कार्य हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, वो है बाला साहब के विचारधारा। और उस विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़े, इसलिए हमें असली शिवसेना के रूप में स्थापित हुआ है, इसलिए हमें असली शिवसेना के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। अब हमारे भाई जो भी किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं आप? धारावी प्रोजेक्ट की? धारावी भी एक प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके अलावा आप मुंबई आइए, मुंबई में देखिए कोस्टल रोड है, फ्रीवे है, समृद्धि महामार्ग है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, सी लिंक है। अब क्या नहीं हो रहा है? मेट्रो है, तमाम पूना में मेट्रो है, नागपुर में है, पूरा जाल बिछ रहा है विकास का। ये और धारावी भी है, और धारावी में कौन से नियम तोड़े गए? सवाल ये उठता है कि कोई ये तो बताए। हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि उसको दे दिया, उसको दे दिया। कौन सा हिंदुस्तान का नियम तोड़ के दे दिया? कौन सा नियम कानून ताक पे रख के दे दिया? कोई आप बताएगा कि जुमलाबाजी करने से क्या फर्क पड़ता है? और मैं पूछना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता से, अदानी एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट क्या 2014 के बाद हुए? उसके पहले एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे? अगर नहीं थे तो 2015 में माननीय शरद पवार जी ने अपनी किताब में उनका उल्लेख क्यों किया? शरद पवार जी ने 2015 में एक किताब लिखी, उसमें उदयमान इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में अदानी का जिक्र है। तो क्या वो अपने इन सहयोगी से साइड ले लेंगे? तो ये सेफ है, सेफ से तिजोरी से निकालना, ये महाराष्ट्र की जनता को नहीं अच्छा लगता। महाराष्ट्र की जनता मजबूती से देख रही है कौन क्या काम कर रहा है। महाराष्ट्र की जनता विकास की तरफ उन्मुख है, विकास के कार्य हो रहे हैं और विकास का साथ देगी। 23 तारीख को हम पुनः एक बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। अनुराग जी, बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। दानिश कुरैशी शायद इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे कि कोई भी बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है, क्योंकि छोटी पार्टियों का जोर सर्वे में ज्यादा निकल करके आ रहा है। जो जानकार हैं वो ये मानते हैं कि छोटी पार्टियां, हालांकि मैं इनकी पार्टी को छोटी पार्टी नहीं कह रहा, लेकिन मैं इनसे जरूर जानना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में एमआईएम का क्या है और क्या होने वाला है। क्योंकि देखिए, जहर बुझी जुबान तो ओवैसी साहब, आपके बैरिस्टर साहब ने भी बोली है, लेकिन मुझे उनका परफॉर्मेंस इसलिए औरों से बेटर लगा क्योंकि उन्होंने एक्टिंग भी की। देखिए मेरी बात सुनिए, सबसे बड़े एक्टर तो देश में नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे बड़ा तो कोई एक्टर है ही नहीं। तो इसलिए मतलब आप तुलना मत करिए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अच्छे राजनीतिज्ञ है बैरिस्टर साहब, तो मुझे अच्छा भी लगता, आप ऐसा कहते तो मैं अप्रिशिएट करता, लेकिन ये आप कहेंगे तो मैं अप्रिशिएट नहीं करूंगा। दूसरे नंबर की बात, देखिए ये जो बातें की जा रही है ना कि महाराष्ट्र के अंदर में विकास हो गया और ये हो गया, वो जो भाषा एकनाथ शिंदे साहब के जो अनुयायी हैं यहाँ पर, जो उनके प्रवक्ता हैं, वो या भाजपा की जो बातें कर रही है, इसकी सच्चाई ये है कि आप अभी ये कह रहे हैं कि हम ये योजना के तहत इन बहनों को वो देंगे, वो योजना के तहत वैसा कर देंगे, ये योजना के तहत ये कर देंगे। ये सारी हम्बकबाजी। अच्छा, ये शिंदे गुट की जो पूरी जो राजनीति है ना, ये ओरिजिनल अडॉप्ट की हुई है मोदी साहब के पास से। अब देखिए, ये भी 2014 के पहले बातें किया करते थे कि हम 15 लाख रुपए दे देंगे
हम 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, हम काला धन ले आएंगे। अच्छा, फिर लेके क्या आ गए? नोटबंदी लेके आ गए। वो नोटबंदी जिसका कुछ नहीं कर पाई है। तरक्की की बात करके कमर तोड़ने की बात की थी कि कमर तोड़ देंगे। अच्छा, किसानों की आय बढ़ाने की बात थी, महिलाओं की सुरक्षा के बढ़ाने की बात थी। तो ये सारा जो मामला है अब जो है न क्या बोलते हैं, शिवसेना के ऊपर कोई भरोसा कर रहा है? ये जो वर्तमान जो सरकार में बैठे हैं वो लोग, ना ही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई विश्वास करने की जगह है, क्योंकि अब इनके पास जुमलेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। रह गई बात हमारे परफॉर्मेंस की बात है, हम अपनी बात पे कोशिश कर रहे हैं और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हम अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे। और किसका खेल ज्यादा बिगाड़ेंगे आप ये बताइए? देखिए, हम तो देश को उन्नत बनाने में अपना रोल करेंगे। जिसका बिगड़ेगा वो जाके अपना घर संभाले, ठीक है? जिससे जिन्होंने नहीं, क्योंकि कई विपक्षी पार्टियां आपको मोदी जी की बी टीम भी कहती रहती है ना, तो मैंने इसलिए पूछा किसका खेल बिगाड़ेंगे। देखने में तो लग रहा है बीजेपी का खेल ज्यादा बिगाड़ेंगे आप, लेकिन अगर इनकी बातों पर यकीन करूं तो कहते हैं कि भाई एमआईएम जो है वो बीजेपी की बी टीम है। हाँ, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आज ही एक वो मूवी रिलीज हुई है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। सुबह में शायद मैं जी पे डिस्कस कर रहा था कि मूवी रिलीज हुई है। वो मूवी जिस दौर में, जिस जमाने में 2004 के बाद कांग्रेस का केंद्र में शासन, अलायंस वाली सरकार थी, शासन रहा, तो क्या सारी दुनिया इस बात को जानती नहीं है? जब हमने उनसे उस वक्त भी पूछा था कि ये कलेक्टर को डेड बॉडीज जो थी कार सेवकों की, आपने ये जो ऑर्गेनाइजेशन है संघ परिवार से एफिलिएटेड लोग, इनको हैंड ओवर क्यों की? तो इसका जवाब नहीं दिया। तो ये सबसे बड़ी बी टीम तो कांग्रेस और भाजपा है, मिली हुई देश को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं तो उनसे ये पूछ रहा, सुनिए, मैं तो उनसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो घटनाएं घटी उसके अंदर में तो बहुत सारे दुनिया जहान के एविडेंसेस अवेलेबल थे पूरे देश में। मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ, पूरे देश में आपको याद हो तो जब 2002 में गोधरा की जो घटना घटी थी, पूरे देश में से एक भी व्यक्ति कार सेवा करने के लिए अयोध्या नहीं पहुंचा था, सिर्फ गुजरात के लोग पहुंचे। जी, दानिश कुरैशी साहब के स्काइप में कुछ प्रॉब्लम आई है। स्पेसिफिकली, सिर्फ स्पेसिफिकली अगर बात करें तो आप देखेंगे कि आपको समझ में आएगा कि गोधरा के अलावा और कहीं कोई दुर्घटना नहीं घटी। कॉन्स्पिरेसी किसने की, किसके शासनकाल में हुई? लेकिन फिर भी 10 सालों तक बचाने का काम कांग्रेस करती आई, उसके बावजूद भी आरोप हम पे है। कोई बात नहीं, आप लगाइए, हम तो इंतजार कर रहे हैं। आवाम जिस दिन, अरे स्काइप के लिए कोई और डिवाइस ले लीजिए सर। जिस डिवाइस पे आप स्काइप पे जुड़ते हैं उसी पे आपकी कॉल आती है। अच्छा चलिए, जब तक ये समस्या सुलझे तब तक अब हम विजय त्रिवेदी साहब का रुख करते हैं। विजय त्रिवेदी साहब, महाराष्ट्र का चुनाव दुर्भाग्यपूर्ण ज़्यादा है या फिर ये प्रयोगात्मक ज़्यादा होने वाला है? अभी आपने देखा कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को एक दूसरे की बी टीम बता रहा है, कोई एमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताता है, सहयोगी आपस में एक दूसरे की बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे। अजीत पवार कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, यहाँ नहीं चलेगा। एनसीपी कहती है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, अगर उद्धव ठाकरे काटेंगे की बात कर रहे हैं इसका जवाब उनसे लीजिए। सब एक दूसरे के साथ भी हैं, अनमने ढंग से भी हैं। महाराष्ट्र के चुनाव पर, उसकी जनता पर इसका क्या असर देख रहे हैं आप? बिल्कुल अनुराग जी, आप ठीक तरीके से उसको एनालाइज कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स इलेक्शन है, लेकिन मुझे याद आया कि बचपन में हम लोग सुना करते थे कि सबका मालिक एक। इसका मतलब अब महाराष्ट्र के चुनावों में जाकर समझ में आया कि सबका मालिक एक है। अब वो किससे कौन सेफ है कौन सेफ नहीं है, कहीं पर वो मालिक तेलंगाना में है, कहीं पर वो मालिक गुजरात में है, कहीं महाराष्ट्र में है, कभी राजस्थान में है, कभी छत्तीसगढ़ में, लेकिन सबका मालिक एक है। ये अब समझ आया मुझे जाकर बहुत साल बाद। तो वो एक मालिक जो है, एक तो वो डिसाइड कर रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हालांकि उन मालिक पर इतनी चर्चा हो गई कि वो एक नैरेटिव नहीं बन पाए। तमाम कोशिशों के बाद राहुल जी लगातार कोशिश करते रहे हैं। एक हैरानी और हुई मुझे कि पहले महाराष्ट्र से पहले कांग्रेस जो है, राहुल जी जो हैं, अडानी जी और अंबानी जी डबल ए पर बात करते थे। डबल ए पर बात। अब महाराष्ट्र में केवल एक ही ए पर बात हो रही है। तो ये भी एक अलग मुद्दा है कि किस तरह से बात हो रही है। पॉलिटिकल लीडर्स को क्या वेल्थ क्रिएटर्स के बारे में किस तरह से बात करनी चाहिए। हालांकि हमेशा विपक्ष जो है उनके लिए सबसे आसान जो जिस पर आप गोली दाग सकते हो वो होते हैं उद्योगपति और उनके घराने, जो औद्योगिक घराने हैं उनको लेकर। वो कोई भी मसला होगा, चाहे वो राफेल पर बात करेंगे या वो फोर्स पर बात करेंगे, अडानी पर बात करेंगे, अंबानी पर बात करेंगे। अब एक तो ये बात है, लेकिन वो कभी बड़ा असर
अडानी का तो खासतौर से नहीं हुआ। अब वो फोटोज आप दिखाते रहेंगे, अनुराग जी ने सारी फोटो देखी होंगी, रॉबर्ट वाड्रा के साथ भी देखी होगी, प्रधानमंत्री जी के साथ भी देखी होगी, रेवंत रेड्डी साहब भी आज ही बैठे हुए थे। रेवंत रेड्डी साहब जब वो सेफ दिखा रहे थे तिजोरी, उसके बगल में रेवंत रेड्डी भी बैठे हुए थे। तो उससे क्या वो मुद्दा बन पाएगा? दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत पुराना जुमला है, घर वापसी। तो इन चुनावों के बाद महाराष्ट्र के चुनावों में घर वापसी को भी देखिएगा। अच्छा, बहुत सारे नए मिलन, नए समारोह होंगे। किसकी तरफ इशारा आपका? सबकी तरफ है, सबके लिए खुला हुआ है। घर वापसी तो जो आ जाए प्रेम से उसके लिए है। बाहें खोलकर सब लोग बैठे हुए हैं। कौन किसकी घर वापसी करेगा, कौन घर जा सकता है, जिसकी बाहें खुली होंगी वहां चले जाएंगे। तो वो चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, मैं चुनाव के बाद का भी चुनाव देख रहा हूँ कि उसमें किस तरह से हो रहा है। बटेंगे कटेंगे में तो ये हो रहा है कि पार्टियां बटी हुई हैं। बाहर आम आदमी बटेगा कि नहीं बटेगा, लेकिन अभी तो पॉलिटिकल पार्टीज बटी है। एक पार्टी के अंदर पार्टी बटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी में योगी जी हैं, फिर एक तरफ केशव मौर्य जी हैं, फिर एक तरफ नितिन गडकरी जी हैं, एक तरफ देवेंद्र फडणवीस है, एक तरफ शिवराज जी हैं, उधर अजीत पवार अलग से देख रहे हैं, वहां शरद पवार जी की पार्टी और उद्धव ठाकरे अलग अलग तरीके से, क्योंकि उद्धव जी बार बार याद दिला रहे हैं कि उन्होंने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। कांग्रेस के साथ जरूर है लेकिन हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। तो दोनों लोग, सब पार्टी लेकिन अपने ये भी सच है कि वो राम मंदिर अब तक नहीं गए, अयोध्या अब तक नहीं गए। हाँ, राम मंदिर नहीं गए, लेकिन पहले वो गए थे, आपको याद हो कि राम मंदिर गए थे, तो इसलिए, लेकिन उन्होंने हिंदुत्व नहीं छोड़ा, ये बात वो बार बार कहते रहे। तो इतने सारी चीजों को मिलाकर मुझे लगता है महाराष्ट्र की 288 सीटों को आप एक एक सीट का चुनाव देखें, हर सीट पर अलग समीकरण है, अलग समस्याएं हैं, अलग परेशानियां हैं। भले ही हम लोग यहाँ पर मुद्दा देख रहे हो बटेंगे कटेंगे होगा, लेकिन किसानों का मुद्दा भी है, सोयाबीन का मसला भी है, विदर्भ की मसला भी है, मराठा आरक्षण भी है, और हर एक का जवाब कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से दे रही है, वो सब चीजें मिलकर तय करेंगे। कि आज हम ये कहते हैं कि आज चुनाव प्रचार बंद हो गया तो अब महाराष्ट्र का स्लेट पर एक नाम लिखा जा सकता है, वो मुझे नहीं लगता। एक नाम आपको नहीं नजर आ रहा, भले दावे कोई सी भी शिवसेना कर ले कि सरकार उनकी आएगी, लेकिन आपको लगता नहीं, पिक्चर क्लियर पिक्चर नहीं दिख रही है। ठीक है, संजय गुप्ता कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं। संजय जी बोलिए। वो राम मंदिर पर जो कहा कि गए नहीं थे, तो उद्धव जी को निमंत्रण लेट आया था 2 दिन पहले ही, और हम महाराष्ट्र में ही अपना कोई प्रोग्राम बना चुके थे किसी मंदिर में पूजा का, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता था। अगर निमंत्रण पहले आता तो उद्धव जी राम मंदिर पर जरूर जाते। शाजिया तो ये भी इनकी साजिश का ही वो था। साजिया तो अब आजकल हमारी सभी बात पर हंसती है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि अगर आज हम उनके साथ नहीं है तो हम हिंदुत्व के भी साथ नहीं है, हम बाला साहब के इस कदमों पे भी नहीं है, और हम तो मतलब इनके दिल में एक दर्द रहता है। एक सपना था जिसे बाला साहब ठाकरे और अटल जी अडवाणी जी लेकर चले थे, और वो सपना पूरा भी हुआ। और वो सपना पूरा हो जाने के बाद आज जिस तरह से बीजेपी ने कहा, तो उस पर मैं एक नज़म कहना चाहता हूँ जी। आप इजाजत दे तो कहिए। अरे बिल्कुल, सपना क्या था अनुराग, वो सपना क्या था जरा पूछिए। ये मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से पूछ रहा हूँ, अनुराग जी पूछिए उनको, वो सपना क्या था। पहुंच गया आपका सवाल, आपका सवाल पहुंच गया। बता रहा हूँ सपना ये था, बाला साहब का यही सपना था कि देश के अंदर बीजेपी की सरकार बने और महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री हो। ये था बाला साहब का सपना, जो सपना पूरा भी हुआ। अभी तक सिर्फ शाजिया हंस रही थी, अब दानिश भी हंसने लगे। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये जो सारा मामला है ना, ये आपके सामने है। अब मुझे बताइए, कहाँ इसमें बेचारे दलित वो हैं, कहाँ मुसलमान, कहाँ आदिवासी, उनका तो कोई है ही नहीं। ये सबके अपने अपने सपने हैं। तो महाराष्ट्र में सरकार या देश में सरकार सबको साथ लेके तो आएगी, अपने आप कैसे आ जाएगी? जब सभी साथ होंगे, सबका विकास होगा, तभी तो सब साथ आएंगे। जब सबकी बात की जाएगी, ऐसे थोड़ी अपने आप हवा में सरकार बन जाएगी केंद्र में। आप घर वापसी का इशारा दे रहे हैं। घर वापसी जिसकी बात विजय कर रहे थे, आप घर वापसी का इशारा दे रहे हैं। सबका साथ सबका विकास। घर वापसी की बात मैं बता देता हूँ, यही कह रहा हूँ मैं अनुराग जी घर वापसी की बात बता देता हूं। ऐसा नहीं है कि उद्धव जी ने कभी इस पर विचार नहीं किया, और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से उनके कोई अच्छे संबंध नहीं है, अच्छे संबंध है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को उसको आईना नहीं दिखाया, चाहे वो वीर सावरकर जी का मुद्दा हो, चाहे वो कोई और मुद्दा हो। हमेशा कांग्रेस को आईना दिखाया कि कांग्रेस के खिलाफ सामना में सरकार होने के बावजूद भी, उनके साथ समर्थन सरकार होने के बावजूद भी सामना में 3 लेख छपे थे। एक लेख छपा था कांग्रेस के लिए, जिसमें बताया गया था कैसे, उसका लेख का शीर्षक था चरमराती खटिया, और बताया गया था कांग्रेस की हालत कैसे आज चरमरा चुकी है। उसके बाद एक लेख और छपा था,
उसका शीर्षक था जर्जर महल। और वो भी संजय राउत जी ने बताया था कि आज कांग्रेस की हालत कैसे जर्जर महल हो चुकी है। और एक लेख और छापा था कि क्यों उड़ता है राहुल गांधी जी का गली गली में मजाक, और उस पर आईना दिखाया था कि राहुल गांधी जी को क्या क्या चीजें सीखने की जरूरत है। जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने वीर सावरकर जी को सन ऑफ इंडिया का खिताब दिया, डाक टिकट जारी किया, मगर राहुल गांधी जी बोलते रहे कि ये माफी वीर थे। बाद में अब उनके जब हमने कहा कि हम गठबंधन से बाहर हो जाएंगे तो अब 1.5 साल से वो नहीं बोलते। तो ऐसा नहीं है कि हमने कांग्रेस को आईना नहीं दिखाया। कांग्रेस अच्छे साथी वही होते हैं, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी सुहाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो अच्छे साथी सच्चे साथी वही होते हैं। थोड़े एम्बैरेस हो रहे थे, आपने अच्छे साथी की उपमा दे करके उनको थोड़ा रिलैक्स कर दिया, कंफर्टेबल कर दिया। अब नज्म सुना दीजिए, कौन सी नज्म सुना रहे थे आप? नज्म मैं यही सुना रहा था कि जिस सपने को लेकर के बाला साहब चले थे और वो सपना पूरा भी हुआ, मगर वो सपना पूरा होने के बाद जिस तरह से आज बीजेपी से हमारा गठबंधन टूटा और जिस तरह से शिवसेना का शिवसेना से टूटा, इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि दाग दाग उजाला ये सब दगीजा शहर के इंतजार था जिसका, ये वो मंजर तो नहीं कि जिसकी आरजू लेकर चले थे 3 यार, कि मिल जाएगी हमें कहीं ना कहीं अमन के तख्त पर हिंदुत्व को आखिरी मंजिल। वाह, क्या नज्म सुनाई आपने अखिलेश जी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल उठाया विजय जी ने यहाँ पर कि भाई एक ही तस्वीर क्यों, डबल ए की बात किया करते थे राहुल गांधी, आज एक ए को वो सेफ में ही भूल गए, एक ही ए उन्होंने सेफ से बाहर निकाला खाली, ऐसा क्यों? सहूलियत की राजनीति? देखिए, इन्होंने शुरू की कि सबका मालिक एक है। हाँ, अब आप यहीं पे देख लीजिए, विजय जी ने इसी से शुरू किया, तो यहीं पे देख लीजिए, जब कभी कटघरे में अडानी जी खड़े होते किए जाते हैं किसी के भी द्वारा, तो सबसे दर्द तकलीफ और कूद के मैदान में बीजेपी के ही लोग आते हैं। यहाँ अडानी पे सवाल हो रहा था, बीजेपी के प्रवक्ता उसको काउंटर करने के लिए परेशान हो रही थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो किसकी प्रवक्ता है। ये बड़ा आसानी से समझा जा सकता है कि मालिक के मालिक पे प्रहार हो रहा है, तो ऑब्वियस है बचाव में। अरे आप एक साथ तस्वीरें दिखा करके प्रहार कर रहे हैं ना, तो वो तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो बोलेंगी। सुनिए, बाकी उनकी उंगली उठ गई है काउंटर करने के लिए। वो हमेशा से ये होता रहता है। और देखिए, आज का चुनाव जो महाराष्ट्र में हो रहा है, जब से ये चुनाव शुरू हुआ, दिल्ली की बीजेपी, महाराष्ट्र की बीजेपी या जो लोग दिल्ली वहां जाते थे प्रचार करने, उन लोगों ने कभी जनहित के मुद्दे पे बात की, या कभी आप लोगों के पास वो जनहित के मुद्दे का व्हाट्सएप आया कि आज इस पे बहस करा लीजिए? जो हमारे यूपी के सीएम जाके बोलते थे वही आप लोगों के पास वो जो पीएमओ से व्हाट्सएप आता है कि इसी पे बहस होनी है। सरकारें अपनी, दोनों जगह बीजेपी की सरकार अपनी उपलब्धि नहीं बता पा रहे। मोदी जी 3 दिन पहले ही महाराष्ट्र चुनाव छोड़ करके बाहर चले गए, वहां से रिजल्ट का उनको अंदाजा हो चुका है। हमारे गृह मंत्री जी को भी अंदाजा हो चुका है, वो भी वहां से हाथ साफ बड़े बारीकी से निकल गए हैं कि कल कोई ये न कहे कि जो है ये लोग अंत तक जुटे थे और कुछ हुआ नहीं। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, और महाराष्ट्र में क्यों कोई बीजेपी को वोट देगा। आप न चुन के आए, न कैसे आए, किस लिए आए, किस लिए सरकार गिराई गई, कि सरकार ने की प्राथमिकता पे क्या काम था। वो धारा भी वो जो सेफ हैं, सेफ वही है उन, क्योंकि सेफ उन्हीं का। अखिलेश जी आपको क्या हो गया है? उन्हीं का सेफ है और वही सेफ है। फिलोसॉफिकल हो गए। तो ये हिंदुस्तान के बच्चे को पता है। तो आप हो गया, आपने बहुत बोला और ये बात मैं अखिलेश जी से कहना चाहता हूँ, हो गया आपका। मैं खत्म कर। जी आप काउंटर करना चाह रही थी शाजिया? हाँ करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अखिलेश जी कौन क्यों अच्छा, आया है? अडानी जी के प्रवक्ता, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब आप फिलोसॉफिकल बातें कर रहे हैं, पता नहीं इसका मकसद क्या है। लेकिन आप सुनिए, जब राहुल गांधी जी कहते हैं और अडानी जी की बात करते नहीं, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, जब हिंडनबर्ग यहाँ पे घर वापसी की बात हुई, आप तो घर वापसी नहीं करेंगे ना। राहुल गांधी जी बल्ले बल्ले यहाँ पे अभी घर वापसी की बात हुई, आप तो घर वापसी नहीं करेंगे ना। डरिए नहीं, डरो मत। ये घर, हाँ, ये राहुल गांधी का नारा सही आप ले रही हैं, एकदम डरो मत, बताओ घर वापसी तो नहीं करोगे आप? मैं अपनी बात, इजाजत मुझे मिल जाए। डरो मत बताओ, घर वापसी तो नहीं करोगे आप? बात का डर है, डरो मत। अरे आप चुप रहेंगे तभी तो बोलेंगे। आप डरो मत, बताओ कि घर वापसी करोगे कि नहीं आप?
हम डरने वालों में से नहीं है भाई साहब, हम डरने वालों में से नहीं है, आप जानते हैं इस बात को। खैर, तो अखिलेश भाई सबसे पहले आप विद्रोही जी ने घर वापसी का जिक्र किया तो हमने कहा आपका भी। अरे फिर आप बोले, अरे आप फिर से हम सुन भी नहीं रहे आपकी बात को, हम बोलना चाह रहे हैं। अनुराग जी मुझे प्लीज बोलने का। जी बोलिए। बिना सुने आप रिएक्ट कर रही हैं। बोलिए। बिना सुने रिएक्ट कर रही हैं। झूठ है इतना। बोलिए शाजिया, बोलिए शाजिया, बोलिए। अपनी बात को अगर आप खुद समझ सकते हैं तो समझाइएगा। तो अनुराग जी, मैं ये कहना चाह रही थी बहुत देर से, इसलिए भाई साहब बोलने नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्या डर इनको सता रहा है बार बार, कि जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी और बल्ले बल्ले कर रहे थे राहुल जी, और हर जगह वो बाकायदा, मतलब जिस तरह से उनकी खुशी थी, चमक चमक कर बता रहे थे सारी बातें। उन दिनों में एक शख्स था, एक नेता, जो बाकायदा गौतम अडानी जी से मिलने गया। उसका नेता है, उसके नेता का नाम है शरद पवार जी। और शरद पवार जी ने बाकायदा ताकीद दी और नसीहत दी कि हम लोगों को, उद्योगपतियों को विलेन नहीं बनाना चाहिए। अगर वो देश के हित में काम कर रहे हैं तो ये गलत है, यानी कि समझाने की कोशिश की। अब जब ये सवाल पूछा तो भाई साहब फिलोसॉफिकल हो गए, हमारा जन्म क्यों हुआ, ये सब कुछ नश्वर है, मैं समय हूँ, मैं समय काल क्या है, इसमें आ गए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या है कि गीता का सार सुनाने पर आमादा हो जाते हैं जब शरद पवार और गौतम अडानी की दोस्ती पर बात होती है। और जब हम उनसे पूछते हैं कि तेलंगाना राज्य में क्यों उनके प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, क्यों पिनरई विजन उनको बुला रहे हैं, क्यों अशोक गहलोत किस तरह से उनके साथ खड़े रहे, क्यों इतने ढेर सारे प्रोजेक्ट्स इतनी कांग्रेस की सरकारों ने किए, भाई वो कह तो रहे हैं कि उन्होंने प्रदेश नहीं बेचा था। उन्होंने पहले इस बात का जवाब दे दिया, उन्होंने कहा है हमने प्रदेश नहीं बेचा था, कानून नहीं बनाए थे उनके फायदे के लिए। कौन सा कानून है भाई साहब बताइए? जो धारावी प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं, 2000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, आप कह देते राहुल जी से, बहुत सारे टेंडर्स हुए थे, डीएलएफ का था, इनका था, कोथरुची तो खैर रहे नहीं, लेकिन किसी और से कह देते, रॉबर्ट वड्रा जी से कहते, वो भी कर देते। टेंडर की बिडिंग हुई बाकायदा टेंडर की, उसमें अदानी जी का नाम निकला। और कैसे होते हैं, उनकी ऑडिटिंग होती है, टेंडर्स होते हैं। देश का ये कानून है भाई साहब। एक सवाल समझिए आपने तो कानून के जरिए कुछ किया नहीं। जिस तरह से आपने कोल खदानें दी थी वो सब जानते हैं जी, वो हम जानते हैं। मैं आता हूं संजय, आवंटन जिस तरह से आपने किया था ना कोल ब्लॉक एलोकेशन का, तो वैसे नहीं होता है। यहाँ पे टेंडर्स होते हैं भाई साहब, ऑडिटिंग होती है, ये लूटपाट नहीं चल रहा है जिस तरह से आप लोग के जमाने में होता ठीक था ना। है, अखिलेश जी का जवाब ले लेते हैं, समय की कमी है, मैं चाह रहा हूं एक बार सभी के पास चला जाऊं। अखिलेश जी जवाब दे दीजिए, संक्षिप्त रहिए। अनुराग जी टेंडर होते हैं, लेकिन टेंडर एक ही आदमी का निकलता है। वो गजब का टेंडर बॉक्स है कि टेंडर सिर्फ एक ही आदमी का देश में निकलता है। तो यही वो सेफ है, यही वही ये सेफ है, क्योंकि सेफ उसी का, सेफ वही है, इसीलिए टेंडर सिर्फ उसी का निकलता है। इससे ज्यादा क्या जवाब दूं? ठीक है, बहस करने की कोई ठीक है। संजय गुप्ता जी अभी आपने एक नज्म सुनाई थी, अभी आपको एक नज्म मैं सुनाता हूं, और ये नज्म जो है ये उस आंकड़े को लेकर के है जो प्रस्तुत किया गया है महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के कि किसकी कितनी सीटें आ सकती हैं। तो इसमें कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है भाई कि अखिलेश जी की पार्टी कहा जा रहा है कि 52 से 65 सीटें जीत सकती है। इसके अलावा अगर आइए एनसीपी 50 से 55 सीटें जीत सकती है, और आपकी शिवसेना यानी उद्धव जी की शिवसेना को केवल 30 से 35 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अब आप कह रहे थे कि हम जो है कांग्रेस नहीं बनेंगे, लेकिन यहां तो कांग्रेस शिवसेना बनती हुई दिखाई दे रही है। नहीं, आपने कहा समाजवादी पार्टी को 30 से 35 सीटें, ऐसा कुछ बोला सबसे पहले? नहीं, एनसीपी को बोला मैंने, और आपकी पार्टी को 30 से 35 सीटें। अच्छा, एनसीपी। देखिए, आंकड़े तो कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे तो अब की बार 400 पार का नारा भी था। इन आंकड़ों पर तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो जब रिजल्ट आएगा उसी वक्त बात करूंगा इन पर। लेकिन हम बाला साहब की पार्टी से हैं, और मैं एक सवाल अखिलेश प्रताप सिंह जी से पूछना चाहता हूं। भले ही हमारी पार्टी के साथ अलायंस है और जो भी कुछ है, लेकिन मेरा सवाल एक ये है कि अभी ए के एंटनी साहब ने 1 साल पहले कहा था कि कांग्रेस को हिंदुओं के फेवर की बात भी करनी चाहिए, मगर उस 1 साल के बाद कभी ए के एंटनी साहब दिखाई नहीं दिए। तो ऐसा क्यों? और दूसरा, राहुल गांधी तो दिखाई दिए शिव जी की तस्वीर के साथ संसद में। राहुल गांधी शिव जी की तस्वीर के साथ संसद में दिखाई दिए ना भाई। देखिए, हमारी हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा विकेंद्रीकरण अयोध्या का राम मंदिर है। वो जहां मर्जी इधर उधर जितने मंदिरों में चले जाएं, जिस तरह से आज वो वीर सावरकर जी को मानने लगे ना, ठीक इसी तरह से जिस दिन
श्री राम मंदिर को भी मानने लग जाएंगे, उसी दिन हम तो ये तो राम के अस्तित्व को नकार चुके हैं भाई, ये कैसे मानेंगे? अखिलेश जी की पार्टी तो राम के अस्तित्व को नकार नहीं नकारा था। क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं? अरे भाई अब दिन, तारीख, महीना, साल, ये सब ये दोहरा बहुत बार हो चुका है, ये सब जानते हैं, ये तो सब जानते हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? बोल रहे हैं संजय गुप्ता जी, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? केंद्रीय मंत्री ने इनके पार्लियामेंट में, अरे आपके साथी से पूछ लेता हूँ, संजय गुप्ता जी, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? के मैनिफेस्टो में लिखा है राम सेतु नहीं है। बीजेपी के केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया सीता काल्पनिक है, राम को नकारा है आपने। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में राम सेतु को लेकर के बोला है। आप सब असत्य बोलते हैं, आपको अपना एजेंडा कोई एजेंडा नहीं, मेरा कोई एजेंडा नहीं, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। नहीं, आप अपना एजेंडा चलाते रहिए। दिग्विजय सिंह, आपके कह देने से मेरे ऊपर आपको गलतफहमी हो रही है अनुराग जी। ये नाथू राम के लोग हैं। ठीक है, नोटेड सर, आपकी बात नोट कर ली गई। संजय जी बोलिए। संजय जी, इनके एक नेता दिग्विजय सिंह, उन्होंने साध्वी प्रज्ञा के मामले में भगवा आतंकवाद की बात कही थी और अजमल कसाब के मामले में हिंदू आतंकवाद की बात कही थी। और इनके एक नेता ने उसी ने ही इस राम वाली बात को, जिसको कांग्रेस ने खंडन नहीं किया था और कांग्रेस को इसका खंडन करना चाहिए था। लेकिन महाविकास अघाड़ी में सबसे ज्यादा सीटें यही जीतते दिख रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर आपसे ज्यादा सीटें नहीं, सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस की आ गई तो मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, सीटें किसी की कितनी भी आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। ये आप लिख लीजिए। अच्छा, शिवसेना का होगा। बीजेपी की 105 सीटें हैं, सुशील व्यास मुख्यमंत्री तो सुशील व्यास जी, भारतीय जनता पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही, लेकिन सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही आप लोगों की। अनुराग जी, मैं नहीं जानता आप लोगों के पास क्या आकलन है, लेकिन हमारा आत्मविश्वास है जनता के प्रति, हमारी जो जवाबदेही हमने निभाई है। 23 तारीख को हम प्रचंड बहुमत से एक बार पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय। हमें हमारे कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक है उसके चलते लग रहा है कि हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, आकलन हो सकता है। अभी दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। ये तीनों महाविकास आघाड़ी के घटक दल के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, हमारे पे तमाम तरह की बातें उन्होंने कही। मैं एक बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि उलेमा काउंसिल ने 17 शर्तों के साथ इनको एक पत्र भेजा था समर्थन। इस पर कर चुके हैं सर डिबेट। नहीं, मैं बता रहा हूं। हाँ। वो 269 आउट ऑफ 288 उनके उम्मीदवारों को उन्होंने समर्थन घोषित किया। वो किन शर्तों पे किया, ये देश जानना चाहता है। ठीक है, ये देश को बता भी चुके हैं इनके प्रवक्ता। इस पर हम अलग से बाकायदा एक पूरी 1 घंटे की ताल ठोके की डिबेट कर चुके हैं। बहरहाल मेरा समय खत्म हुआ, बल्कि ओवर चले गए हम। अब खैर, जनता का फैसला जो है वो ईवीएम में कैद होगा 20 तारीख को, और 23 तारीख को नतीजा सामने होगा। देखेंगे जो पार्टियां दावे कर रही हैं वो अपने दावे पर कितनी खरी उतरती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं अपने पैनलिस्ट का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर एक सवाल पर ठोकेंगे ताल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।